सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से और आज का जो हमारा विषय है, जिस पे हम बात करने यहाँ आपके सामने प्रस्तुत है, वो विषय है कि जो भारत के विश्वविद्यालय हैं, उसमें पसमादा समाज की हिस्सेदारी कितनी है? वहाँ के प्रोफ़ेसर, वहाँ के बच्चे, वहाँ के और दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेशन में और विभाग में जो दूसरे लोग हैं, उसमें पसमादा समाज से कितने लोग आते हैं? इस विषय पर हम आज यहाँ बात करने मौजूद हैं। जी। वक़ार भाई, पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस क्या है? क्यों हम ये बात उठा रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में भी पसमादा समाज का वीसी होना चाहिए या वहाँ के हेड भी जो है पसमादा समाज से ही होने चाहिए? जबकि जी ये तो देख अच्छा, इसके ऊपर कई साथी बोल रहे हैं कि अभी आप लोग बात बोलते हो, तो देवबंद या इस तरह के दीगर बड़े-बड़े जो इदारे हैं और जो संगठन हैं, वहाँ पर तो पसमादा समाज के लोग मौजूद हैं। तो आपको तो अपना जो आंदोलन है उसको खत्म कर देना चाहिए। जी, वक़ार भाई। देखिए, जैसे एपीजे कलाम साहब के आने जाने से भी आर्टिकल 347 पे फर्क नहीं पड़ा। और वो जो दलित मुसलमानों पे एससी स्टेटस की बात थी, जो जिसको राजेंद्र प्रसाद जी ने लगाया था 10 अगस्त 1950 को, जनरल ऑर्डर के जरिए रोका था हमारे आरक्षण को, तो वो एपीजे कलाम साहब के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी तरह से अबुल कासिम नुमानी साहब देवबंद में अगर आ गए हैं तो उनके आने से जो नियम कानून अशरफ अली थानवी टाइप वाले चल रहे हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, एक थोड़ा हिस्सेदारी की बात जो हम लोग करते हैं वो हिस्सेदारी हुई है, लेकिन वो हमारी मेहनत से हुई है, ना कि उनकी मेहरबानी या किसी की काबिलियत से। वस्तानवी साहब के जमाने से हम लोग मेहनत कर रहे थे, तो वस्तानवी साहब को लाया गया था, वो भी पसमानदा थे। जब उनको हटाया गया तो उस जगह को भरने के लिए फिर एक नए पसमानदा एपीजे कलाम कह लें, मनमोहन सिंह जी जैसे सीधे साधे को लेकर के आए वो लोग, अबुल कासिम नवानी साहब को। और कुछ जगह हैं जैसे मुबारकपुर में है या और जगहों पे भी है कुछ हिस्सेदारी, तो लेकिन वो सिस्टम का हिस्सा है। जैसे इसराइल में बहुत से मुस्लिम फौजी भी हैं, मुस्लिम एमपी भी हैं, लेकिन वो इसराइल में क्या कर रहे हैं? तो ये जो है, इनके होने ना होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस हमें एक एहसास होता है कि हाँ, हमारे कौम से हैं। जब आज तालीम पे इतनी ज्यादा बातें हो रही हैं, तो तालीम में वही कौम आगे जा सकती है जिसके अपने प्रोफेसर होंगे, जिनके अपने वीसी होंगे। और अगर वीसी दूसरे समाज के हैं, दूसरे गिरोह से आते हैं, तो वो चाह करके भी वो न्याय नहीं कर सकते, वो या वो अट्रैक्शन पैदा नहीं हो सकता। अब विनय भाई जी आ गए हैं, आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जो जाहिल या कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो लोग मिलकर के पाकिस्तान चला रहे हैं। लेकिन भारत में जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं या मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जो मुख्य धारा जहां बह रही है, वहां से दूर रखा जा रहा है। तो चाहे भारत की मुख्य धारा हो, चाहे मुसलमानों की मुख्य धारा हो, हम दोनों से बाहर हैं। जब तक हम दोनों के अंदर नहीं आएंगे, तब तक हमारे यहाँ कोई एजुकेशनल डेवलपमेंट या किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। जी। विनय भाई हमसे जुड़ चुके हैं। विनय भाई जो है छात्र राजनीति में बहुत सक्रिय रहे हैं और पसमादा समाज के मार्गदर्शकों में से एक हैं। और विनय भाई से सेम सवाल मैं जानना चाह रहा हूँ। विनय भाई, हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्यों एक पसमादा वीसी की जरूरत है किसी भी विश्वविद्यालय में? उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा? जबकि ये दावा किया जाता है कि पसमादा समाज के लड़के तुम ऑलरेडी और इतने ज्यादा है, तो तुम लोग मूवमेंट क्यों नहीं बना पाए? मोमेंटम पैदा नहीं कर पा रहे हो तुम लोग अपने आंदोलन का, तो एक वीसी आ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? जी विनय भाई। असल में क्या है ना कि जिस तरीके से प्रतिनिधित्व का जो सवाल खड़ा होता है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, तो राजनीतिक सामाजिक तो आजादी के बाद से चीजें चल रही है, लेकिन राजनीति की लाइन को करेक्ट करना और सामाजिकता को मुकाम तक पहुंचाना, मतलब समावेशी बनाना, ये शिक्षा का काम रहा है।
और शिक्षा पे कब्जा शुरू से लेके अभी तक एक खास तबके का है, एक खास जाति का है, एक तरीके से कहा जा सकता है। तो ऐसे में अब चूंकि एक लंबे संघर्ष के बाद देखा जाए तो जो पिछड़े वर्ग के या पसमानदा तबके के जो छात्र हैं वो विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में आना शुरू तो हुए, लेकिन उनके साथ जो तमाम तरीके की ज्यादतियां होती रही या उनको फेल किया जाना हुआ या उनके साथ जो ग्रेडिंग को लेके भेदभाव हुआ या कोर्स करिकुलम में जिस तरीके से किसको पढ़ाया जाना चाहिए किसको नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, मतलब आप देख सकते हैं कि साजिशन, इसको साजिशन ही कहेंगे, कि जिसे जनता अपने जुबान पे याद रखती है, रटती रहती है, उसको सिलेबस से गायब कर दिया जाता है। और जिसको जनता नापसंद करती है, उसके ऊपर बात करना नहीं चाहती है, उनको सिलेबस में जबरदस्ती घुसा के और वही पढ़ाया जाता है। आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि पसमानदा पूरी एक रवायत, पसमानदा मूवमेंट और पसमानदा से जुड़े हुए जितने भी विचारक हैं, उन लोगों द्वारा जो लिखे गए आर्टिकल्स और उनके द्वारा जो शुरू की गई एक अपनी वैचारिकी है, उसको आप उठा के देख लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा। जबकि इसके पैरेलल हिंदू समाज में चाहे सामाजिक न्याय का सवाल हो या उनके अंदर तमाम तरीके के वैविध्यता का सवाल हो, जिसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं, उस पर बातचीत होती रही। लेकिन इसी भारतीय समाज में मुस्लिम तबका, जिसको केवल माइनॉरिटी के नाम पे डील किया जाता रहा, और उनके जो तमाम जाति से जुड़े हुए मसाइल हैं, जाति से जुड़े हुए जो विमर्श हैं, जाति से जुड़े हुए उनके जो अपने तर्द हैं, उनकी हिस्सेदारी है, उस पर किसी ने बात करना उचित नहीं समझा। अब ऐसे समय में जब स्टेट हेड, मतलब चाहे राज्य का हेड मुख्यमंत्री होता है और देश का हेड प्रधानमंत्री होता है, तो ऐसी हम एक जंक्चर पे, ऐसे एक सामाजिक मोड़ पे हम खड़े हैं कि जहां हम अपना मुखिया ढूंढते हैं कि हमारा मुखिया कौन हो। तो ऐसी स्थितियों में वो तो चलिए एक आंदोलन का और जो सामाजिक जो परिवर्तन का एक कालखंड होता है, तो उसके हिसाब से चीजें करेक्ट होती रहती है। लेकिन जहां से बौद्धिकता तैयार होती है, जहां से शिक्षा देना और जहां की ट्रेनिंग लेके लोग आगे आके और अपनी दशा और दिशा तय करते हैं, विश्वविद्यालय, वहां अभी तक आप देखेंगे, आरटीआई से सब चीजें पता चल चुकी है पहले ही, कि कितने कम चंद लोग हैं जो पसमानदा समाज के हैं, जो बड़े विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर हैं या हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं या डीन हैं या फिर जो दूसरे जिम्मेदार जो पद हैं उस पे हैं। वाइस चांसलर तो कोई है ही नहीं। तो यदि एक वाइस चांसलर बनता है किसी पसमानदा समुदाय का, तो न केवल वहां पढ़ रहे पसमानदा समाज के छात्रों के हितों की रक्षा करेगा, उनके साथ न्याय करेगा, बल्कि जो तमाम तरीके के विमर्श हैं, मतलब 200 साल हो गया, 200 साल पुराना विमर्श को जो देश हित में है, जो समाज हित में है, जिसको कोर्स में लागू करने से, जिसको जनता के बीच में ले जाने से जो मुस्लिम समाज की एक जो अभी तक छवि पेश की जाती रही है, इसको और रिफाइन करेगा। इसके साथ साथ मुस्लिम समाज में जो सामाजिक न्याय का सवाल है उसको और पटल पे लेके आएगा, और हिंदू और मुस्लिम के बीच की जो एक बाइनरी बनी हुई है, जिसपे सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म के दो खेमे में रख के बात की जाती रही है, उससे आगे जाके सामाजिक समरसता के द्वारा राष्ट्र निर्माण कैसे किया जा सकता है, इस दिशा में वो रहेगा वाइस चांसलर, तो बहुत न्याय करेगा, मुझे ये लगता है, अभी तक की जो यात्रा रही है। शुक्रिया विनय भाई। हम आगे और भी सवाल जवाब में बातों को लेके आएंगे। बकर भाई, देखिए अभी समझाने की कोशिश कर रहे थे विनय भाई कि क्यों जरूरी है वीसी। तो एक बात इस पे कही जाती है कि देखिए आप लोग जो है पसमानदा नाम से ही किसी को चुन ले और उसको पसमानदा समझ ही ना हो, वो अपने आप पसमानदा ही ना समझता हो, तो फिर वो ऐसे व्यक्ति को चुनने का क्या मतलब। जैसे भाजपा सरकार भी अगर पसमानदा के नाम पे कुछ टोकन देना चाह रही हो, एक बात कह रहा हूं मैं कि मैं कुछ नुमाइंदगी देना चाह रही हो, और उन लोगों को चुन लेती है जो है तो वो पसमानदा समाज से, लेकिन वो पसमानदा आंदोलन के प्रति या पसमानदा समझ उनके अंदर विकसित नहीं है, वो अपने आप को अलायंस करते हैं अशराफों के साथ। तो ऐसे में क्या फायदा होगा हमारा? ये उल्टा नुकसान हो जाता है कई बार, कि जैसे जब कोई इस तरह का आदमी चुन के आ जाता है जो पसमानदा है, तो हम उसे कुछ कह भी नहीं सकते। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति चाहे किसी पोस्ट पे आ जाए, वीसी हो या मिनिस्टर हो,
जिसका बैकग्राउंड पसमानदा का न हो, जिसने पसमानदा मूवमेंट में काम न किया हो, तो वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। वो और ज्यादा अशराफों का चाटुकार बन के रह जाता है। बल्कि विनय भाई जैसे लोग अगर अलीगढ़ के वीसी बन जाएं, वो पसमानदा को ज्यादा फायदा पहुंचा लेंगे, जैसे कभी अर्जुन सिंह ने पहुंचाया। अर्जुन सिंह ने, नीतीश ने, वीपी सिंह ने, या और भी जो नाम है। किसी मुसलमान के पहले लालू यादव ने बिहार से लिख करके भेज दिया था आर्टिकल 347 का वो बना के, अपने विधानसभा से पास करवा करके। मुलायम सिंह ने भी 2005 में लिख के भेज दिया था। तो एक मुलायम सिंह, लालू यादव हमारे लिए आजम खां और सलमान खुर्शीद से ज्यादा बेहतर साबित हुए। या इवन आप कह सकते हैं कि अनीस अंसारी साहब जैसे बड़े नेता हमारे जब जाने हैं 341 को, उसके पहले वो लोग भेज चुके थे। तो हमें पसमानदा क्या जानकार नेता चाहिए, और वीसी भी वैसे ही चाहिए। या तो पसमानदा मुसलमान हो, और नहीं तो पसमानदा की समझ रखने वाले विनय भूषण भाई जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें वो जगह दी जाए ताकि पसमानदा का फायदा हो। ओवरऑल पसमानदा हित में अगर फैसला नहीं लिया गया तो भारत का मुसलमान जैसे कल पिछड़ा था, जाहिल था, वो आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। क्योंकि अब तो ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का कोई बहाना नहीं कर सकता कि पसमानदा 40% है। बहुत सारे येन केन प्रकरण के बावजूद भी 70 से ऊपर, जो मैं बार बार 75 से 85 के बीच में कहता था, बिहार ने तो साबित कर दिया है। और इससे जरा भी कोई फर्क यूपी में और कहीं किसी और स्टेट में नहीं है। यूपी में थोड़ा अशराफ दिखते भी हैं, मध्य प्रदेश वगैरह में तो अशराफ है ही नहीं बराबर है। तो जब मुसलमानों की एक बड़ी आबादी, मोर देन 75%, 80% आबादी की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, उनकी कोई बात नहीं की जाएगी, तो ना तो वो समाज आगे बढ़ पाएगा और ना देश का उतना बड़ा हिस्सा आगे बढ़ पाएगा। तो इसके लिए जरूरी है हर हाल में कि ये पसमानदा, अब तो बहुत सारे लोग आंदोलन से जुड़े हुए थे, बहुत दिनों से काम करते करते 20-25 साल का एक वर्क हो गया है, जिसमें बहुत सारे एक्टिविस्ट आ गए हैं, उन्हें जगह दी जा सकती है। और मैंने इसके लिए मांग भी किया था कि फलाही साहब हैं, उनको वीसी बनाया जाए, अपने फैयाज साहब हैं, उनको कहीं डायरेक्टर वगैरह में या जहां जगह मिल सकती दी जाए। वसीम राइन साहब को जो है पॉलिटिकल में कहीं कोई जगह दी जाए। आप जैसे लोगों को, अब्दुल्ला मंसूर साहब को पत्रकारिता की उसमें जो है कोई जगह दी जा सकती है कि भाई हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आखिर अफ्रीका का नंगा जो राजा है, सर पे सींग बांध कर, सींग लगाकर क्या के यूनियन बैठता कि नहीं बैठता है? तो ओझा जी कह रहे हैं कि मुसलमानों में क्रांति आनी चाहिए। न मुसलमानों मतलब पसमानदा को कोई जगह दे रहे हैं और न पसमानदा की कोई हिस्सेदारी सुनिश्चित हो रही है। तो क्रांति किस तरह की चाह रहे हैं कि मुस्लिम औरतें निकाब उतार दें तो क्रांति हो जाएगी, या क्या कैसे क्रांति चाह रहे हैं? ओझा साहब जैसे बड़े बड़े थिंकर्स हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है तो किस तरह की, मतलब सारी चीजें छीन करके क्रांति कौन सी चाह रहे हैं वो? जी अरे ओझा साहब हमारे बकैत टाइप के लोग हैं, उन पे बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अच्छा, मैं आगे सेम क्वेश्चन को मैं विनय भाई के पास ले आ रहा हूँ। विनय भाई, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि क्यों जो है हम बात कर रहे हैं, क्यों हम आप जेएनयू में कोशिश किए, पसमानदा वहां पे सम्मेलन करवाए, पसमानदा की छात्र यूनियन बनाने की कोशिश की, मतलब छात्रों के पीछे एक यूनियन बनाने की कोशिश किए, लेकिन हम ये देखते कि ये जो मुस्लिम बाहुल्य वाले जो विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो मानू हो, चाहे जामिया हो, चाहे एमयू हो, वहां पे पसमानदा नाम लेना ही खतरनाक हो जाता है, वहां पे नहीं बन पाती वैसी बात, ठीक है। जबकि जेएनयू में आपने कोशिश किया और जेएनयू इंटेलेक्चुअल, पसमानदा इंटेलेक्चुअल करके एक लोग भी तैयार हो गए, कुछ वहां पे बातचीत भी शुरू हो गई। मुझे याद है कि मैं 2014 में, शायद 13 में नहीं, उसके पहले की बात है, ये 11-12-13। हाँ, तो वहां पे जो है पूरा सेमिनार हुआ था, मैं वहां मौजूद था। तो ये इतना कुछ हो गया, लेकिन जामिया में ऐसा नहीं हो पाया, एमयू में ऐसा नहीं हो पाया, मानू में ऐसा नहीं हो पाया। तो जबकि वहां पे मुस्लिम में पसमानदा छात्र हैं, तो ऐसा कैसे, ये क्या इसका असर पड़ता है? तो वही समझना चाह रहा हूँ मैं, थोड़ा इसको समझाइए, छात्र राजनीति जोड़ के थोड़ा समझाइए
दरअसल क्या है, मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने पहले भी बोला था, उसी को बस मुझे लगता है कि उसी लाइन पे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा और ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। बाकी वकार भाई है ही अपने एक्टिविस्ट आदमी हैं और काफी सारी चीजों पर पैनी निगाह रखते हैं। हम लोगों से अनुभव भी इनके पास ज्यादा है, लेकिन जो मैं महसूस कर पाया हूँ फिल वक्त, तो उसी बारे में मैं बता रहा हूँ। असल में क्या है ना कि जहाँ पे केवल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और मुस्लिम बहुल जो संस्थान है, तो उसमें इस्लाम भी तो खतरे में हो जाता है ना फिर। और इस्लाम जैसे ही खतरे में होगा तो फिर उसको पसमानदा ही बचाएंगे, क्योंकि जिसकी ज्यादा संख्या रहेगी उसी की जिम्मेवारी बनती है। तो इसलिए उन लोगों को सेंसिटाइज कर दिया जाता है कि भाई ये तो मुस्लिमों के अंदर फूट डालने की बात हो रही है और सतर्क हो जाओ, ये सब आरएसएस के एजेंट हैं, सब भाजपा के एजेंट हैं। और फिर मामला जब वहीं से खराब हो जाता है। ये चीजें ऐसा नहीं है कि जेएनयू में हम लोग पाक-साफ थे और हमारे ऊपर इल्जाम नहीं लगे और हम लोगों को अलग अलग चश्मे से नहीं देखा जाता था। हम लोगों को एजेंट कहा जाता था और हम लोगों को मतलब अलग अलग तरीके से ब्रांडिंग की जाती थी। लेकिन हम तो यही मानते थे कि भाई जिस तरीके से सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो सामाजिक न्याय मतलब पूरा समाज होता है, उसमें केवल अगड़ा पिछड़ा और दलित और बहुजन नहीं, बल्कि इसमें हमारे जो पसमानदा समाज के जो लोग हैं, हमारे अशराफ हैं, मतलब ये कहा जाता है ना कि टोटल एनाटॉमी जो होती है बॉडी का, पूरा जो हेल्थ चेकअप कराते हैं ना, एक पैकेज होता है 6 महीने पे या फिर साल में हम करा के पता करते हैं कि कहाँ कौन से अंग हमारा खराब हो रहा है, कौन सा जो है रसायन शरीर का केमिकल इम्बैलेंस चल रहा है। तो हम तो ऐसा काम करते थे। तो इसमें सबसे ज्यादा स्कैनिंग में यही मिलता था कि भाई हम तो दलित आंदोलन और पिछड़ा आंदोलन कर रहे हैं और पसमानदा मुस्लिम के अंदर तो किसी तरीके का कोई बात ही नहीं होती है। जबकि सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक कैंपस में यदि सच नहीं कहा जाए तो फिर कहाँ सच कहा जाएगा। और दूसरी बात आती है ये भी कि जिस मोहल्ले में बहुलता हो, यदि किसी खास लोगों की, सपोज कि कोई दलित बस्ती है, उसको ऐसे भी समझा जा सकता है। और दलित बस्ती के अंदर किसी तरीके की कोई महामारी फैल रही है या वहां पानी, पीने के पानी की समस्या है, जल जमाव हो रहा है, रास्ता नहीं है, तो उसके अंदर से ही तो उसका हल निकाला जाना चाहिए ना। और उसमें प्रस्ताव पास करके फिर सरकार को दिया जाना चाहिए, या फिर जो कोई भी नीति निर्माता है या फिर जो कोई भी प्रशासन से जुड़े हुए जो लोग हैं जिनके हाथ में आदेश पारित करने का ये है अधिकार है, तो जिम्मेवारी बल्कि वहां ज्यादा बनती है। लेकिन उन तमाम सारे जिम्मेवारियों के बावजूद उन लोगों को ये लगता है कि नहीं, यहाँ रास्ता यदि हम बनवा देते हैं या हम पिच हम तैयार कर देंगे तो यहाँ तो सरपट जो दौड़ती हुई कारें हैं, बाकी दलित आंदोलन, पिछड़े आंदोलन और तमाम तरीके के जो नए नए जो विमर्श हैं जिससे समाज और समृद्ध हो रहा है, वो गाड़ी इधर भी आ जाएगी तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इधर खड्डा ही ठीक है। और चूंकि जाहिर सी बात है कि हम जहाँ रह रहे होते हैं, अब जाओ ना, अब अब्दुल्ला तो खैर बिहार में बहुत कम गए होंगे, लेकिन मैं तो बचपन से लेके और +2 तक बिहार में ही रहा, उसके बाद भी आना जाना लगा ही रहता है। तो सड़कें जब तक जैसी थी हम वैसे ही उसी स्पीड में चलते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब जब आदत पड़ गई है कि नहीं, अब तो स्पीड में मतलब 50-50 के स्पीड में गाड़ी चलनी चाहिए, उससे कम अब जहाँ होती है, सड़क खराब रहता है तो होता है कि अरे यहाँ तो ब्रेक लग रही है और इस इलाके में विकास नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो माइनॉरिटी संस्थान है, ये आवाज जब तक दबी हुई थी, एक बार असल में क्या है ना कि गाड़ी को स्पीड की आदत नहीं थी और ड्राइवर को गियर बदलने की आदत नहीं थी, इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए। अब गाड़ी भी स्पीड पकड़ना शुरू किया है और ड्राइवर भी अब गियर बदलना सीख लिया है। ड्राइवर गियर बदलना सीख लिया मतलब क्या है कि जो पसमानदा जो बुद्धिजीवी हैं, पहले तो उनके मुंह पे टेप लगा के रखा जाता था या फिर उनको तमाम तरीके की यातनाएं दी जाती थी, उनको धमका के रखा जाता था कि भाई आप बोलोगे तो फिर, पहले तो ये होता था कि भाई इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा या फिर मुसलमानों को बांटने की आप बात कर रहे हो तो इस आधार पे चुप हो जाओ। इससे भी कोई हिम्मत करके आगे निकल जाता था तो उसको मसूद आलम फलाही बना दिया जाता था, उसको अरशद आलम बना दिया जाता था, उसको और XYZ टाइप के बुद्धिजीवी बना दिया जाता था, उनको फायर कर दिया जाता था। ये समझ लो कि ऐसे बहुत सारे नाम हैं होंगे जिन जो अभी संज्ञान में नहीं आ पाए हैं। तो ये तो बात चल चुकी है और मुझे लगता है कि जिसकी असल में क्या है कि हमें अपने जो अग्रज जो नेता रहे हैं वकार भाई और अब्दुल्ला साहब, आप दोनों लोगों से मैं कहूंगा कि इसको भी ध्यान देना चाहिए। कांशीराम साहब कहते थे कि जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई। ये बात आज भी उतनी ही मुफीद है। तो मेरा ये भी मानना है कि जिसकी बीमारी
उसका एक्सपोजर, मतलब बीमारी आपको हुई है तो डॉक्टर के पास आपको ही जाना पड़ेगा। यदि डॉक्टर आपके पास नहीं पहुंच पा रहा है, डॉक्टर कितना पहुंचेगा, एक डॉक्टर होता है और 1000 लोग होते हैं, तो लोग ही तो जाएंगे ना डॉक्टर के पास। तो जब तक तो पसमानदा समाज जो है एक तरीके से देखा जाए तो सामाजिक व्याधियों का शिकार रहा है शुरू से, अभी भी है। तो इसमें से जो लोग थोड़ा बहुत चल सकने की स्थिति में है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो लोग खड़ा हो सकने की स्थिति में, जिनके अंदर रीढ़ थोड़ी मजबूत हो चुकी, जिनकी चेतना जागृत हो चुकी है, जो पढ़ लिख गए हैं, चीजों को जो समझ रहे हैं, उनको कम से कम बोलना लिखना पड़ेगा, तभी जो चीजें जाके बदलेगी। ऐसा नहीं है कि आपके हिस्से की लड़ाई कोई दूसरा आके लड़ लेगा, या फिर मेरे हिस्से की लड़ाई कोई और लड़ लेगा, या फिर वकार भाई के हिस्से की लड़ाई कोई और लड़ लेगा। ये सारा यूनिट के रूप में देखा जाना चाहिए। और जब तक ये यूनिट सक्रिय नहीं होगा, जो जहां है, अब्दुल्ला साहब की अपनी एक लिमिटेशन है, मेरी अपनी एक अलग लिमिटेशन है, मसूद साहब की अपनी अलग लिमिटेशन है, वकार साहब की अपनी अलग लिमिटेशन है। लिमिटेशन अलग अलग है, अलग अलग तरीके के स्लैब है हम लोगों के। हम लोग नौकरी करते हैं तो नौकरी के बाद जो समय बचता है उसमें हम कर सकते हैं। जैसे वकार साहब के पास समय तो है लेकिन रिसोर्स की कमी है, या हो सकती है कि रिसोर्स कम पड़ जाए, तो इनकी अपनी एक अलग तरीके की मजबूरियां हो सकती हैं। लेकिन हमारे पास जो भी साधन है, जितनी भी संपन्नता है, चाहे समय को लेके हो, एनर्जी को लेके हो, उसको लेके हमें आगे आना पड़ेगा। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो वीसी बनने से जो चीजें बदलेगी, ये फिर एक बार हम चलते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के बातों की तरफ, और जो कांशीराम साहब या ज्योतिबा फुले या इस तरीके के बाकी जो दूसरे लोगों ने बातें कही हैं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि राजनीति एक ऐसी चाबी है जिससे सारे मुक्ति के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तो उस चाबी का आशय यहाँ सीधा सीधा स्टेट हेड से है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे पहली सरकार बनी थी बसपा की, वो चाबी थी बेसिकली, और वो चाबी, उस चाबी से दलित आंदोलन एक दलित राजनीति और बहुजन राजनीति के रूप में तब्दील हुआ। तो आपको चाबी यदि मिल रही है और ताला मिल रहा है तो आपको खोल के और कम से कम एक मुक्ति का रास्ता ढूंढना चाहिए। अब ये बात दूसरी है कि अभी तक जो बनी बनाई परिपाटी है, उस परिपाटी में किस तरीके के नैरेटिव हमारे पक्ष में आते हैं और किस तरीके के नैरेटिव हमारे विपक्ष में आते हैं, इस पे बहुत पैनी निगाह रखनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे विरोधी खेमे के जो लोग हैं, वो लोग बहुत सातिर हैं। अब उनको लगता है कि नहीं, हम बाहर एक होता है, एक शायद क्रिकेट में एक फाउल होता है, या फिर इसमें जो फुटबॉल होता है उसमें, कि एक ऐसा गोल मारो कि वो गेंद भी उधर चला जाए, गोल भी ना हो, और उसका एक कट भी जाए, मतलब एक उसका टर्म भी और एक ये भी कट जाए। तो ऐसा करो कि ये लोग यूनाइट भी नहीं होने पाए, अपने अधिकार के लिए सामने भी नहीं आने पाए, और जो सेकुलरिज्म की बात है तथाकथित, या फिर जो सामाजिक न्याय की बात है, वो भी होती रहे। अभी अब देखिए कि जब से खास करके राजनीतिक मुद्दा बना है पसमानदा, तब से इस देश में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो जिसके लिए मुस्लिम इस देश का सबसे ज्यादा वोट करते रहा है, वो इस पे अपना कोई स्टैंड क्लियर की हो। कोई भी ऐसी पार्टी हमें नहीं दिखी। और बहुत ताजुब की बात है कि मुस्लिम सबसे ज्यादा जिस पार्टी के अगेंस्ट में रहता है या रहा है, वो पार्टी पसमानदा की बात कर रही है। तो इस कंस्पिरेसी को भी समझने की जरूरत है। और ऐसी स्थितियों में मान लीजिए कि बुखार हुआ है, वकार भाई ध्यान दीजिएगा, बुखार हुआ है और 103 डिग्री से ऊपर जा रहा है, और हम कह रहे हैं कि नहीं जी, हम तो अंग्रेजी दवाई नहीं खाते हैं, और आज तो खाए नहीं है हम, तो हम काहे खा लें? हम तो खरबीरवा जो दवाई होती है, जो घरेलू नुस्खे, उसी से हम ठीक होंगे, और नहीं तो जो होना होगा तो होगा ही। तो जो होना होगा वो तो आपको ही पता है, और 103 और 104 के बाद 105 डिग्री बुखार होने के बाद तो साइंस को ही पता है कि क्या होना है। तो ऑप्शन यही है कि आप या तो जीना चाहते हैं, सरवाइव करना चाहते हैं, तो अंग्रेजी का सहारा ले लीजिए, बाद में फिर आप अपने देखिएगा, नहीं तो फिर जो हश्र होना है वो तो होगा। तो उसी तरीके से, और कुछ नहीं तो जिस तरीके से अभी अब्दुल्ला साहब कह रहे थे कि पसमानदा इंटेलेक्चुअल फोरम या ग्रुप या एक जो वैचारिक समूह तैयार हुआ है,
वो समूह कहीं ना कहीं और कुछ नहीं किया, उसको कुछ नहीं मिला, लेकिन उसने इस अकादमिक जगत में, बौद्धिक जगत में एक ऐसा स्पेस क्रिएट कर दिया है, और उस स्पेस में कुछ कुछ ऐसे उसने ब्लॉक्स डाल दिए हैं, ऐसे ऐसे गोले डाल दिए हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट्स डाल दिए हैं कि अब उसे मिटा पाना मुश्किल है। आप कह सकते हैं नटसेल में कि माइनॉरिटी के अंदर या फिर जो मुस्लिम विमर्श कहा जाता है उसके अंदर पसमानदा का अपना स्टेक क्या है, पसमानदा का अपना स्टैंड क्या है, उसने बहुत हद तक क्लियर कर दिया है, और इसको लेके लोगों के अंदर बहुत बेचैनी बढ़ गई है।